इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है एंड इस वजह से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम न्यू स्कीम्स लॉन्च करते रहती है इंडिया में, जैसा कि हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर घर नल से जल जैसी योजना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च करती है ताकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा सके। एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इंडिया का तभी तो कंट्री भी आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जब भी इस टाइप की स्कीम्स को लॉन्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो सीमेंट, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या तो फिर वायर हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, पेंट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है कंट्री के अंदर एंड ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आता है। बट आज हम स्पेसिफिकली पाइप इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त काफ़ी फॉल आ रहा है, यानी कि इस इंडस्ट्री के शेयर्स के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं उसका प्राइसेस काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है एंड उसका अच्छा फायदा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उठा सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों मैं पाइप इंडस्ट्री के बारे में इस वक्त आपसे बात करने लग रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक है एंड गवर्नमेंट का जो मिशन है हर घर नल से जल, वो किस तरह से पाइप इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हो रही है एंड आने वाले टाइम में और भी फायदेमंद साबित होगी। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है इस स्कीम के बारे में। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पानी के क्षेत्र में जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, आने वाले 5 सालों में उससे भी 4 गुना ज्यादा काम करने की भागीरथ संकल्प के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। सरकार ने इस मिशन से जन जन को जोड़ा है। खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं ने जिम्मेदारी उठाकर इसे सफलता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। महिलाओं और ग्रामीणों की भागीदारी से 2 साल में ही जल जीवन मिशन की कवरेज 42% तक पहुंच गई है। इसके तहत देश के 19 करोड़ 22 लाख से अधिक घरों में से 8 करोड़ 16 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछ गई है और उनकी रसोई में नल से पानी आने लगा है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। 2024 तक हर घर नल से पेयजल पहुंचाना है जल जीवन मिशन का लक्ष्य, क्योंकि जब हर घर पहुंचेगा जल तभी तो होगा हर जीवन उज्जवल। तो इस वक्त हमें पाइप कंपनीज के शेयर में 20 से 40% के बीच में फॉल देखने को मिला है एंड ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि ये जो फॉल है वो टेम्परेरी है क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया है एंड आने वाले टाइम में जैसे ही रॉ मटेरियल का प्राइस वापस करेक्ट होगा तो ये कंपनीज के लिए वापस फायदेमंद साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पाइप इंडस्ट्री के एनालिसिस और साथ ही साथ करेंगे हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की फंडामेंटल एनालिसिस जो कि पाइप के बिजनेस में है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी का नंबर्स क्या कहता है इस कंपनी के बारे में एंड हम फिनोलेक्स पाइप्स को कंपेयर भी करेंगे अपने कंपिटिटर्स के साथ एंड समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फिनोलेक्स पाइप्स इस वक्त उनसे सस्ता अवेलेबल है, एट द सेम टाइम उनसे बेहतर परफॉर्म करने लग रही है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो जाए। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस।
तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पाइप इंडस्ट्री की एनालिसिस एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पाइप का यूसेज होता है, जो उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो 4 मेन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पहला तो हाउसिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चौथा एग्रीकल्चर। ये चारों सेक्टर में पाइप का इस्तेमाल हमेशा होता है, पास्ट में भी होता रहा है एंड फ्यूचर में भी होते रहेगा। इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो ये चारों की चारों जो इंडस्ट्री है, इस वक्त इस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो इसके कई कारण हैं। पहला तो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का डिमांड काफी ज्यादा और बढ़ने वाला है इंडिया में। एट द सेम टाइम हाउसिंग का भी काफी डिमांड बढ़ेगा। दूसरा बड़ा कारण, गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आती है वो कहीं ना कहीं ये चारों इंडस्ट्री को ही टारगेट करती है एंड इसके वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर काफी हमेशा ग्रोथ आता हुआ रहता है। जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल जैसा मिशन है जिसमें कि हाउसेस को टारगेट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया जाता है, या तो फिर हर घर नल से जल जैसा मिशन पाइप इंडस्ट्री के लिए अगेन काफ़ी फायदेमंद है। उसी प्रकार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती है अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर में भी काफ़ी गवर्नमेंट न्यू स्टेप्स ले रही है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए एंड फॉरेन के कंट्रीज़ में डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। एंड तीसरा बड़ा कारण क्यों पाइप इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आता है, तो जितने भी पुराने बिल्डिंग्स है, जो पुराने मकान होते थे, वहाँ पे स्टील या तो आयरन के पाइप्स यूज़ होते थे पहले, जो कि टाइम के हिसाब से रस्ट हो गए, ख़राब हो गए हैं। तो उसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है प्लास्टिक पाइप से, क्योंकि प्लास्टिक पाइप्स अच्छा ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, एट द सेम टाइम इजी टू रिप्लेस होता है। तो इस वजह से हर एक जगह जहाँ पे भी मेटल पाइप पहले यूज़ होता था उसको रिप्लेस किया जा रहा है प्लास्टिक पाइप से। एट द सेम टाइम प्लास्टिक पाइप्स काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल होते हैं कंपेयर टू स्टील पाइप्स। तो इन सारे कारण की वजह से पाइप इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है एंड आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। तो यूनियन बजट 2022 में यूनियन गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ रुपीस अलॉट किया था हर घर नल से जल मिशन के लिए। तो उसके वजह से पाइप इंडस्ट्री में अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला था, काफ़ी डिमांड बढ़ा था पाइप इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स में। तो गवर्नमेंट के इसमें टारगेट था करीब करीब 87 मिलियन हाउस होल्ड्स को कवर करना इस मिशन के अंदर। उसमें से अभी 38 मिलियन हाउसेस अभी भी बाकी है कवर करने के लिए एंड 38,000 हाउसेस के लिए 60,000 करोड़ का फंड को अलॉट किया गया था। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो भी प्रोक्यूर करती है अपने मिशंस के को कंप्लीट करने के लिए, जो भी पाइप प्रोक्यूरमेंट करती है वो IIC मार्क का पाइप को प्रोक्यूर करती है। ऐसा कोई भी लोकल पाइप को प्रोक्यूर नहीं किया जाता है। तो पाइप इंडस्ट्री में कुछ जाने माने 4-5 ही अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कैस्ट्रल पाइप हो गया, फिनोलेक्स पाइप हो गया, या तो फिर आशीर्वाद पाइप हो गया, या तो फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गया। ये सारे कंपनीज है जो कि पाइप मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इंडिया में टोटल कुल 4 या 5 पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को भी इसका अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। एंड इंडिया का जो प्लास्टिक पाइप का इंडस्ट्री है वहाँ पे 11 to 12% का एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 4-5 साल के लिए। एंड बाय द ईयर 2025 इंडियन पाइप इंडस्ट्री का साइज हो जाएगा 600 बिलियन रुपीज़। तो इंडस्ट्री का साइज काफ़ी बड़ा है और भी बड़ा होने वाला है एंड उसका फ़ायदा इन कंपनीज को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया पाइप इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, पाइप इंडस्ट्रीज के बारे में को बताया, इंडस्ट्री का क्या साइज़ है, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करी इंडस्ट्री को एंड इस इंडस्ट्री में किस तरह से डिमांड क्रिएट होता है। एंड अब हम करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओनली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड पाइप की फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यानी कि एक लौता ऐसा कंपनी इंडिया में जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल यूज होता है वो खुद ही बनाती है एंड उस रॉ मटेरियल को पीवीसी रेजिन बोलते हैं। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पीवीसी रेजिन को खुद मैन्युफैक्चर करती है एंड उससे फिर पाइप का भी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करती है। तो यहाँ पे कंपनी का एडवांटेज है क्योंकि कंपनी खुद रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रही है तो रॉ मटेरियल क्वालिटी को कंट्रोल कर सकती है। एट द सेम टाइम कंपनी को प्राइस एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू अदर प्लेयर्स एंड उसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दूसरे प्लेयर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा हो सकता है। तो कंपनी का जो एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पाइप का वो है 3,70,000 मेट्रिक टन
एंड कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कैपेसिटी है वो है 2,72,000 मेट्रिक टन पर एनम। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, पाइप का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर के अंदर किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या तो फिर हाउसिंग हो गया, या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या तो फिर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि प्लम्बिंग आ सकता है, सैनिटेशन आ सकता है, इस टाइप की चीज़ों को हम हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डालते हैं। एंड कंपनी के पास एट प्रेजेंट 900 प्लस डीलर्स है पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, एंड 21,000 प्लस रिटेल सेलर्स है जो कि कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी इंडिया में फैला हुआ है, वाइड है, एंड इसके वजह से कंपनी गांव-गांव तक अपना प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाती है। तो ये कंपनी का अच्छा एडवांटेज है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी इस टाइप के पाइप्स को मैन्युफैक्चर करती है। अलग अलग कैटेगरी की पाइप्स है, ASTM पाइप्स होता है, CPVC पाइप होता है, SWR पाइप्स होता है, सीवेज पाइप्स होता है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए पाइप होता है, कास्टिंग पाइप्स होता है, कॉलम पाइप्स होता है। एट द सेम टाइम कंपनी सॉल्वेंट एंड लुब्रिकेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अगेन पाइप के फिटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, इनको जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का ग्रोथ का स्ट्रैटेजी है आने वाले टाइम में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनी अपना जो फुटप्रिंट है उसको ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती है। तो कंपनी का इस वक्त जो प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है, एंड कंपनी प्लान कर रही है नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसकी वजह से जब कंपनी न्यू एरिया के अंदर एंटर करेगी तो कंपनी का ऑब्वियसली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और भी बढ़ेगा फ्यूचर में। एंड जैसा जैसे कंपनी का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने के लिए रेडी है। बट एट प्रेजेंट कंपनी अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो कंपनी रिसेंटली कोई प्लान नहीं करी एक्सपेंड करने के लिए, बट कंपनी ओपन है, जैसे जैसे डिमांड होगा तो कंपनी ओपन है अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी के पास अच्छा खासा लिक्विड फंड अवेलेबल है उनके बुक्स में, तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज ना करना पड़े अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। कंपनी कैश एंड कैरी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, यानी कंपनी ज़्यादा उधार नहीं सेल करती है। इसकी वजह से कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है। एट द सेम टाइम कंपनी ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है, तरह तरह का एडवर्टाइजिंग करते रहती है, फिल्मों में कंपनी का ऐड किया जाता है, या तो फिर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर एक जगह कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग अच्छे से करती है। एंड इस वजह से कंपनी का ब्रांड इमेज अच्छा है। आप भी ऑब्वियसली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का नाम काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ऐड भी देखा होगा टीवी में। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज समझती हैं कि इंडिया में या तो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो हम ब्रांड को टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसी को हम खरीदना प्रीफर करते हैं, उसी को हम ट्रस्ट कर पाते हैं। तो अब तक हमने कवर कर लिया कंपनी का इंट्रोडक्शन, एंड हमने समझा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, कंपनी का क्या प्लान है फ्यूचर का। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का नंबर्स को कवर करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का नंबर्स क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहना। तो सबसे पहला हम कंपनी का एनुअल रेवेन्यू को कवर कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या बताता है इस कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स अराउंड 2738 करोड़ का, जो कि ईयर 2022 में बढ़ के हो गया 4647 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का अगर आप एवरेज ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 14% का एवरेज ग्रोथ है कंपनी का रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक अच्छा ग्रोथ नंबर मान सकते हैं एंड अपने इंडस्ट्री के हिसाब से भी है। एट द सेम टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट था 3600 करोड़ का 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 1051 करोड़ रुपीस 2022 में, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड यहाँ पे पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 36% का एवरेज ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% से ग्रो किया, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 36% से ग्रो किया। तो इससे क्लियरली हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया होगा। कंपनी का जो एफिशिएंसी है बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो आप देख सकते हैं ईयर 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 11.17%, जो कि मार्च 2022 में हो गया 22.61%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 साल के अंदर अंदर डबल हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है ये। उसी प्रकार कंपनी का अगर आप क्वार्टर का रेवेन्यू देखोगे तो जून 2020
वन में था 966 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 1190 करोड़ जून 2022 में। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मार्च के कंपैरिजन में फॉल आया है पाइप के सेल्स में, बट इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे हर साल तो आप देखोगे मार्च में कंपनी का सेल्स ज़्यादा रहता है, जून वाले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स में हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि बारिश का टाइम आता रहता है जून के टाइम में, उस वजह से कंपनी का सेल्स में ऑलरेडी ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जून के महीने से जब बारिश स्टार्ट हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं पूरे इंडिया में। तो हो सकता है उस वजह से जून के क्वार्टर में हमें हमेशा फॉल देखने को मिलता है, बट लास्ट ईयर के जून से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको राइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ का बात करोगे तो Q1 FY23 में कंपनी का वॉल्यूम में हमें 29% का ग्रोथ देखने को मिला कंपेयर टू Q1 FY22। तो ये 29% का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अच्छा ग्रोथ है, एक अच्छा नंबर है ये। एंड अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि क्वार्टर का है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 146 करोड़ था, जो कि घट के हो गया 99 करोड़ जून 2022 में, जबकि कंपनी का रेवेन्यू में हमें राइज देखने को मिला। तो यही कारण है इस वक्त इस कंपनी के शेयर में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, 140% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, जो कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है क्वार्टर में, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फॉल हो गया है। एंड उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखोगे जून क्वार्टर पे तो वो सिर्फ 8% में आ गया है, जो कि पहले 22% था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरह से कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही थी। लास्ट ईयर के जून में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% का था, फिर 21% गया, फिर 17%, फिर 31% एंड डायरेक्ट वहाँ से 8% में आ गया। तो हुआ कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री के अंदर कि जो कोल का प्राइसेस था वो सडनली काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया, यानी कि कोल का प्राइस ऑलमोस्ट पूरा डबल से भी ज़्यादा हो गया। एंड उस वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया, क्योंकि कंपनी का खुद का पावर प्लांट है, कैप्टिव पावर प्लांट है, एंड वहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड जैसे जैसे कोल का रेट बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी का कॉस्ट ऑफ पावर इंक्रीज हो जाता है, एंड उस वजह से कंपनी के प्रॉफिट में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से भी कंपनी जो कुछ रॉ मटेरियल भी खरीदती है बाहर से, उसकी वजह से कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ, एंड उसकी वजह से कंपनी का अदर एक्सपेंसेस बढ़ गया, एंड उस वजह से हमें प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अच्छा इफेक्ट देखने को मिला इस कंपनी का। एंड दूसरा, एक और रीज़न क्यों इस कंपनी के अंदर इस वक्त इतना फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो जो पाइप का यूज़ होता है उसको हम दो सेक्टर में बांट सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक दूसरा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो डिमांड आता था वो अभी भी लो है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल, एंड यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एंड उसके वजह से कंपनी के अंदर थोड़ा सा और रेवेन्यू जो बढ़ सकता था, प्रॉफिट बढ़ सकता था, वहाँ पे कंपनी थोड़ा सा मार खा रही है इस वक्त। एंड जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे हमें 20% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल। तो ये सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वहाँ पे थोड़ा सा लैग चल रहा है, एंड उस वजह से कंपनी के अंदर जितना ग्रोथ आना चाहिए वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो जैसे जैसे एक सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने लगेगा, वापस एग्रीकल्चर पिकअप करेगा, वैसे वैसे हमें पाइप के डिमांड्स में, उनके कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में वापस ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड जैसे जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस वापस गिरेगा तो ऑब्वियसली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो 40% का फॉल है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंटर करने के लिए। बट ध्यान रखें, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, बाय या सेल डिसीजन, तो आपको अपनी एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का रिजर्व्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का रिजर्व्स के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रहा है, कंपनी का रिजर्व में ग्रोथ आ रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का बोरोइंग्स देखोगे तो कंपनी का बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट 2020 के कंपैरिजन में कंपनी का बोरोइंग्स के अंदर फॉल हमें देखने को मिला। तो कंपनी का साइज एंड कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट के हिसाब से बोरोइंग्स बहुत ही छोटा है, या तो ये बर्डन वाला बोरोइंग्स नहीं, ऐसा ये बोरोइंग्स नहीं है कि जिसकी वजह से कंपनी को कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन फील होता होगा, क्योंकि बोरोइंग्स बहुत छोटा है कंपेयर टू कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें अच्छा राइज देखने को मिला है। पिछले 5 साल में बोल सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डबल हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का रेशियोज को जल्दी से कवर कर लेते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 27.1% में, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल, यानी कि कंपनी जो कैपिटल यूज़ करती है, इक्विटी या तो डेट, उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए।
तो ये नंबर जितना अच्छा होता है, जितना बड़ा होता है, उतना अच्छा माना जाता है। तो 27.1% इंडस्ट्री के हिसाब से ही है, बिल्कुल अच्छा नंबर है, कोई खराबी नहीं है इस नंबर के अंदर। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 45.8 टाइम्स है, जो कि अगेन ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड है। कंपनी अपने डेट को आराम से इजीली रीपे कर पाएगी। यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं लगता है। अगेन इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो जितना बड़ा होगा उतना बेटर है, ठीक है। एंड पी रेशियो कंपनी का देखोगे तो 12 का इस वक्त, यानी कि 12 टाइम्स महंगा बिक रहा है अपने अर्निंग्स के कंपैरिजन में। एंड कंपनी का इंडस्ट्री पी देखोगे तो अराउंड 28 का है। एंड कंपनी को अगर आप अपने पीयर्स के साथ भी कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी देखोगे कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता अवेलेबल है इस वक्त। आगे हम करेंगे वीडियो में कंपनी को कंपैरिजन दूसरे कंपनीज के साथ, दूसरे पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहना। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये पता चल जाता है कंपनी इस वक्त ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे राय में। इन कंपनी का बुक वैल्यू है 63.8 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.13 टाइम्स, जो कि अगेन ये बताता है कि कंपनी अगेन ज़्यादा ओवर वैल्यूड नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 52.2% में है। कंपनी के अंदर एफआईज ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डीआईज ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगेन इसको हम एक अच्छा साइन मान सकते हैं। एंड अब हम टेक्निकली भी देख लेते हैं कि किस तरह से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर फॉल आया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर चार्ट देखोगे इस कंपनी का, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंपनी का हाई था इस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप मेज़र करोगे इस हाई से, ठीक है, यहाँ पे हाई ले लेते हैं हम, ये हाई से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप मेज़र कीजिए तो एट करेंट लेवल कंपनी अराउंड बोल सकते हैं कि 43-44% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये इस वक्त इस कंपनी के अंदर एंटर करना। एंड दूसरा एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, कंपनी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, जितना फॉल होना तो हो गया। अब यहाँ पे मुझे लगता है कंपनी इस लेवल पे आके रुक चुकी है। यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पता चलता है 131 रुपीज़ में। एंड करेंटली कंपनी का मार्केट प्राइस 137-138 है। तो यहाँ से 6-7 रुपये जो है नीचे कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पता चलता है क्लियरली। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी 131-130 लेवल से नीचे जा सकता है। तो मेरे राय पे कंपनी हो सकता है कि ऑलरेडी बॉटम लेवल पे है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का समय हो सकता है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। बस ध्यान रखें, आपको अपनी एनालिसिस करना जरूरी है, मेरी बात सुनकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी ना लें। तो ये है कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो अब तक हमने कंपनी का देखा इंट्रोडक्शन, कंपनी का नंबर्स एंड कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। एंड अब हम कंपनी को कंपेयर करने वाले हैं अपने कंपेटिटर्स के साथ, अपने दूसरे जो पीएस प्लेयर है जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, उसके साथ हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज उनके कंपैरिजन में, अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है एंड क्या अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में महंगा बिक रही है या तो फिर सस्ता बिक रही है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बाकी का इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड अपना फोकस सही जगह कर सको। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि फिनोलेक्स जो इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स पाइप्स, उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ एस्ट्रल पाइप से, सुप्रीम इंडस्ट्रीज से एंड प्रिंस पाइप से। तो ये 3 कंपनीज से मैं कंपेयर करूँगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को। तो कंपनी का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का 138 है, एस्ट्रल पाइप का 2040, सुप्रीम का 2047 एंड प्रिंस पाइप्स का 566। तो ये कंपनी का मार्केट प्राइस देखने से कुछ नहीं पता चलेगा, हमें बाकी चीज़ को और देखना पड़ेगा, तब हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो कुछ नहीं बल्कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है, शेयर का मार्केट प्राइस को, उसको डिवाइड किया जाता है कंपनी का ईपीएस के साथ, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर कितना रुपये कमाता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज किसी एक कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो सपोज 5 रुपये का है, हर एक शेयर कंपनी का 5 रुपये कमाता है। इन कंपनी का मार्केट प्राइस अगर 100 है तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको मिलेगा 20 जो हो जाएगा कंपनी का पी रेशियो, ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरा कंपनी लेंगे जिसका कि अगेन सपोज ईपीएस है 10 रुपये का एंड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कंपनी का पी रेशियो आएगा 10। यानी कि पहला केस में कंपनी अपने अर्निंग्स के 20 टाइम्स में बिक रहा है एंड दूसरे केस में कंपनी अपना अर्निंग्स का 10 टाइम में बिक रहा है, यानी कि दूसरा कंपनी सस्ता अवेलेबल है, सस्ता बिक रहा है कंपेयर टू पहला कंपनी। तो यहाँ पे पी रेशियो अगर आप देखोगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का तो वो है 12, ठीक है, जबकि एस्ट्रल पाइप का 82, यानी कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अपना अर्निंग का 12 टाइम्स बिक रहा है, जबकि एस्ट्रल पाइप अपने अर्निंग के कंपैरिजन में 82 टाइम्स महंगा बिक रहा है। तो फिनोलेक्स क्लियरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू एस्ट्रल पाइप्स।
उसी प्रकार सुप्रीम इंडस्ट्रीज से कंपेयर करोगे तो अगेन देखिए यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज अपने अर्निंग का 25 टाइम्स महंगा बिक रहा है। उसी प्रकार प्रिंस पाइप्स भी अपने अर्निंग्स का 25 टाइम्स महंगा बिक रहा है। तो सारे जो पाइप कंपनीज हैं 25 के रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। एस्ट्रल पाइप 82 टाइम्स अपना अर्निंग का ट्रेड हो रहा है, जबकि फिनोलेक्स इंडस्ट्री सिर्फ 12 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे क्लियरली लगता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स है वो बुरे नहीं है, कंपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से ही परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी का नंबर्स बुरा होता तो हम सोचते हैं, बट यहाँ पे कंपनी का नंबर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 63 का है, यहाँ पे 116 का है, यहाँ पे 303 है, यहाँ पे 114 है। तो यहाँ पे अगेन हमको थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है? अब जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस को डिवाइड करोगे कंपनी का बुक वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू का कितना टाइम्स ज़्यादा महंगा बिक रहा है मार्केट में। तो जो एस्ट्रल पाइप्स है वो अपने बुक के कंपेरिजन में 2.13 टाइम्स महंगा बिक रहा है, यानी कि 63.3 इंटू 2.13 करोगे तो आपको यहाँ पे 138 मिल जाएगा। उसी प्रकार एस्ट्रल पाइप अपने बुक से 17 टाइम्स महंगा बिक रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्री 6 टाइम महंगा बिक रहा है, प्रिंस पाइप ऑलमोस्ट 5 टाइम्स महंगा बिक रहा है। तो यहाँ पे अगेन आप देखो फिनोलेक्स पाइप अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में सस्ता अवेलेबल है इस वक्त। एंड यहाँ पे अगेन अब हम देख लेते हैं कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ क्या है सारे कंपनीज का। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है फिनोलेक्स पाइप का 14%, एस्ट्रल पाइप का 20%, सुप्रीम पाइप्स का 11.8%, प्रिंस पाइप का 19%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज फेयर ही परफॉर्म कर रही है अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। एस्ट्रल पाइप से थोड़ा सा नीचे है, बट सुप्रीम इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रिंस पाइप से थोड़ा सा खराब परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी कहीं पे बीच में लाई करती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ना ही खराब परफॉर्म कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड उसी प्रकार कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अगेन यहाँ पे फिनोलेक्स पाइप का 36% का एवरेज ग्रोथ रहा है पिछले 5 साल का कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। एस्ट्रल पाइप्स का 29% रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 22%, प्रिंस पाइप 36%। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रही है, ऐसा बिल्कुल हम बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिनोलेक्स पाइप में ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू दूसरे कंपनीज। एंड इस वक्त कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे FY22 का, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त लेटेस्ट क्वार्टर में वो कम हो गया है, एंड वो सिर्फ फिनोलेक्स पाइप्स के लिए नहीं हुआ है, सारे कंपनीज के लिए फॉल हुआ है वो। तो यहाँ पे सिर्फ फिनोलेक्स पाइप्स उसका शिकार नहीं है, सारे कंपनी शिकार है। तो उससे पहले जब वो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ा नहीं था, अगर उससे पहले आप देखोगे तो FY22 का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन फिनोलेक्स पाइप्स का 22.61% है, एस्ट्रल पाइप का 11.5%, सुप्रीम का 12%, प्रिंस पाइप का 9%। तो यहाँ पे आप देखो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का कितना क्लियरली एडवांटेज है अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। तो फिनोलेक्स पाइप्स यहाँ पे अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में डबल प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करने लग रही है। तो यहाँ पे इस वजह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छा आ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू अपने कंपटीटर्स। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आता है फिनोलेक्स पाइप्स के अंदर इस वक्त, एंड वो सस्ता भी अवेलेबल है काफ़ी। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखोगे कि कितना एफिशिएंटली कंपनी अपना कैपिटल को यूज़ करता है। तो फिनोलेक्स पाइप्स 27% में, एस्ट्रल पाइप 29.6, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 34, प्रिंस पाइप 27। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये है कंपनी का पीयर कंपैरिजन अपने कंपटीटर्स से। मैंने कंपेयर किया फिनोलेक्स पाइप को, मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने कंपटीटर से किस तरह से सस्ता बिक रही है, एंड किसी एरिया में किस तरह से कंपनी अपने कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करने लग रही है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आता है लॉन्ग टर्म में। तो ये था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस, एंड मैंने आपको पाइप इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड ऑब्वियसली आपको फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करना है वो भी सीखने को मिला होगा। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। एंड मेरा क्या व्यू है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको कुछ सीखने को और भी नया मिल सकता है, हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो अपनी ओपिनियन आप नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना।
एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। एंड ध्यान रखना, मैंने आपको कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कृपया करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर आप अपनी खुद की एनालिसिस को यूज़ करें। अपना कॉमन सेंस का ज़रूर इस्तेमाल करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी मार्केट काफ़ी रिस्की होता है। शॉर्ट टर्म में आप काफ़ी पैसा कमा भी सकते हो, काफ़ी पैसा लूज भी कर सकते हो। एंड ध्यान रखना, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 8 से 10 साल के लिए होता है, ना कि 6 महीने या तो 1 साल के लिए। एंड ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।